क्वेश्चन नंबर 37 है कि पेशेंट विद 8 वीक्स ऑफ एमेनोरिया कंप्लेन्स ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन एंड फ्रेश पीवी ब्लीडिंग, बीटा HCG इज 15,000 इंटरनेशनल यूनिट एंड हाउ विल यू कंफर्म डायग्नोसिस। ठीक है, हम डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करेंगे? यकीनन 15,000 के ऊपर तो हम आराम से TBS के ऊपर डायग्नोसिस अपनी कंफर्म कर सकते हैं। पेशेंट प्रेजेंटेड विद 2 months ऑफ एमेनोरिया एंड UPT पॉजिटिव है इसमें, और she had IUCD inserted 6 months back and she is at risk of what? Spontaneous miscarriage। सबसे ज्यादा spontaneous miscarriage का रिस्क है इस पेशेंट को। Patient with history of molar pregnancy, suction evacuation done, now came with beta HCG level 90,000। हम कर चुके हैं पहले कि हमने इसमें फॉलो अप ही करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा फॉलो अप है। 22-year Gravida 1 para 0 presented for a follow up visit of suction evacuation after complete hereditary form mole and she is asymptomatic and her examination is normal. Which of the following would be indication to start single agent chemotherapy? तो सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी के लिए कौन सी इंडिकेशन हो सकती है? राइजिंग बीटा HCG, ठीक है ना, राइजिंग बीटा HCG। हमने इंडिकेशंस में क्या फॉर्मूला भी याद किया थोड़ी देर पहले? हेलो 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 हाँ जी, हमने क्या फॉर्मूला भी याद किया था? आपकी आवाज कट रही मेरे ख्याल है। 2 3 4 6 नहीं, आपकी आवाज कट रही, मैं बता देती हूँ, दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। अच्छा, इसमें हमने कहा था 2 3 4 और 6। 2 क्या है जी? 2 राइजिंग लेवल्स अगर आपके पास आ जाते हैं। 3 क्या है कि 3 प्लेटू लेवल आपके पास आ जाते हैं, यानी कि एक ही तरह के लेवल 3 दफा आते हैं आपके पास। और 4 क्या है कि 4 वीक्स के बाद भी अभी लेवल जो है वो 20,000 से ज्यादा रहता है। और 6 क्या है कि जी 6 मंथ्स के बाद भी अभी लेवल नॉर्मलाइज नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ बार बार कि आप लोग इन इंडिकेशंस को, टेबल्स को, जो जो मैंने आपको बताया, इनको अच्छे तरीके से याद कर लें ताकि इनमें से एटलीस्ट आपका क्वेश्चन मिस ना हो। हाँ जी मैडम, प्लीज ये रिपीट करेंगी 2-4 वाला फार्मूला प्लीज? जी जी, 2 3 4 6 2 3 4 6। 2 क्या है जी? 2 लेवल आपके राइजिंग आ रहे हैं बीटा HCG के। 3 क्या है कि 3 लेवल आपके कंसेक्टिव लेवल्स जो है ना वो एक ही तरह के सेम आ रहे हैं, प्लेटू है। और 4 क्या है कि 4 वीक्स के बाद भी अभी लेवल 20,000 से ज्यादा है। और 6 क्या है कि 6 मंथ्स के बाद भी अभी लेवल आपका नॉर्मलाइज नहीं हुआ। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास patient comes to you with gestational amenorrhea of 8 weeks and she is sure about her dates. Ultrasound shows irregular gestational sac of 20 mm with no fetal pole. नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है? ये हमने पहले किया है अभी थोड़ी देर पहले कि अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन होती है तो आपने उसको रिपीट स्कैन ही करना है आफ्टर 7 days। हाँ जी, पेशेंट हैड प्रीवियस अल्पिंजेक्टमी। जी, पेशेंट हैड प्रीवियस कहाँ गया? हाँ जी, previous salpingectomy for ectopic pregnancy, now again presented with ectopic and she is vitally stable on ultrasound, a mass of 2 centimeter with no cardiac activity, beta HCG 2000, mild pain on and off, what to do? तो जी क्या क्राइटेरिया पूरा उतर रहा है इसके ऊपर?
2 सेंटीमीटर का मैस है जो कि 3.5 सेंटीमीटर से कम है, कार्डिक एक्टिविटी नहीं है, पेशेंट वाइटली स्टेबल है, और हम ऑफ एंड ऑन कर रहे हैं, पेन उसको ऑफ एंड ऑन है। तो हम इसको इंट्रामस्कुलर मेथोट्रेक्सेट दे सकते हैं। अगर सर्जरी करनी पड़ती तो क्या करते? अगर इस पेशेंट की सर्जरी करनी पड़ती तो हम क्या करते? हेलो।
हाँ जी। आपसे मैं पूछ रही थी कि अगर आप लोग इसी पेशेंट का क्वेश्चन नंबर 42 में सर्जरी करनी पड़ती है तो फिर क्या सर्जरी करेंगे? हेलो। जी जी डॉक्टर तबस्सुम, हाँ जी मैं ना एनोमास में चली गई थी अभी आई हूँ। जी बताएं। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछी थी सर्जरी कैसे, क्या सर्जरी होनी चाहिए? अच्छा एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन ही पढ़ा, जस्ट मैंने ज्वाइन किया एक्चुअली, वो मैं चली गई नमाज पढ़ने, सॉरी, तो मुझे वो मिस हो गया। रीड करें क्वेश्चन नंबर 42। Patient has previous salpingectomy for ectopic pregnancy, now again presented with ectopic. She is vitally stable. On ultrasound there was a mass of 2 centimeter with no cardiac activity. Beta HCG 2000, mild pain, on and off. What to do? सेल्फ इंजेक्टमी ही करेंगे क्योंकि एक दफा एक टॉपिक हो गई है। प्रीवियसली भी हुई है एक्टॉपिक, तो आप और मुझे वहीं पे पहले तो आप दोबारा मुझे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मेडिकल ट्रीटमेंट का क्या क्राइटेरिया, सर्जिकल ट्रीटमेंट का क्राइटेरिया क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट when the sac size is less than 3.5 centimeter, patient is hemodynamically stable and beta HCG is 1500 to 5000, नहीं, लेस less देन, than 1500। आइडियली लेस देन 1500, बट 1500 से 5000 के दरमियान भी हम वे एंड बैलेंस कर लेते हैं जी। एंड यही क्राइटेरिया मेडिकल का। तो मेडिकल इसका तो बीटा क्राइटेरिया। और एसीजी पेशेंट 2000 है। पेशेंट पेशेंट है ना, वो फॉलो अप के लिए भी आ सकता हो। अच्छा, अब यहाँ तो हाँ, यहाँ क्या है जी, इस क्वेश्चन में क्या क्या करें? इसमें वो मैथ तो 2 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका बीटा एसीजी 2000 है ना, तो और पेशेंट को चले वो माइल्ड पेन है लेकिन बीटा एसीजी 2000 है, तो इसकी तो सर्जिकल मैनेजमेंट ही होनी चाहिए। सर्जिकल का क्या और पेशेंट क्राइटेरिया है? सर्जिकली अगर पेशेंट हिमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो और पेशेंट का बीटा एसीजी 5000 से ज्यादा हो और पेशेंट फॉलोअप पे ना आ सके और सैक साइज ग्रेटर देन 3.5 सेंटीमीटर हो। वैसे इसका ये माइल्ड पेन ऑफ एंड ऑन है, इसमें तो ये तो मतलब इसको हम अनस्टेबल तो नहीं लेंगे ना, ये स्टेबल ही नहीं, होगा पेशेंट ऑफ एंड ऑन माइल्ड का। पेन को नहीं आप कंसीडर करेंगे, सिग्निफिकेंट जो पेन है ना, सिग्निफिकेंट पेन, उसको आप जी सर्जिकल का क्राइटेरिया, आप उसमें सर्जरी तो कर फिर सकते हैं लेकिन माइल्ड पेन में नहीं कर सकते। और मैंने आपसे बताया था कि 1500 से कम जो है वो मेडिकल का क्राइटेरिया, लेकिन मेडिकल 1500 से लेके 5000 जो है वो उसके अंदर आप इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। अगर कोई कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, पेशेंट स्टेबल है, फॉलोअप के लिए आ सकती है और उसको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है मिथोट्रेक्सेट की, तो आप उसको मिथोट्रेक्सेट लगा सकते हैं। और जो क्लियर कट क्राइटेरिया है वो 5000 पे है। अगर 5000 बीटा एचडी होता तो फिर हम सर्जिकल ऑप्शन ही लेते हैं इसकी, लेकिन इसका बीटा एचडी 2000 है, कोई कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, सैक साइज भी कम है, पेशेंट भी स्टेबल है और पहले उसकी सल्पेंजेक्टमी एक दफा हो चुकी है, तो हमने यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में तो हमने इंट्रामस्कुलर को मिथोट्रेक्सेट ही देना है। लेकिन मैं ये पूछ रही जी थी जी आपसे कि अगर अगर सपोज यहाँ पर क्राइटेरिया फिट हो रहा होता सर्जरी का, तो आप सर्जिकल ऑप्शन कर लेती, तो आपने सल्पेंजेक्टमी नहीं करनी, क्योंकि एक सल्पेंजेक्टमी हो चुकी है, आपने नेक्स्ट उसकी सल्पेंडोटमी करनी है, जो कि रूटीन में हम नहीं करते। वैसे नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि रिकरेंस ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ इसलिए हम चूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम इस वजह से चूज करें क्योंकि सल्पेंजेक्टमी एक हो चुकी है ना, एक ही ट्यूब है हमारे पास, ठीक है। तो डॉक्टर तबस्सुम, इसके अंदर हम उसकी आप ये कह रही हैं कि अब प्रीवियस एक ट्यूब उसकी निकल गई है, तो हम दोबारा जो सर्जरी करेंगे वो दूसरी ट्यूब भी निकाल देंगे, हम नहीं नहीं निकालेंगे ना सेल्फिंगोक्टमी की तरफ नहीं हाँ, जाएंगे? गॉटमी की तरफ जाएंगे हम, नहीं निकालेंगे। ठीक, ठीक है, ठीक है ना? लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आंसर इंट्रामस्कुलर मिथोट्रेक्सेट ही बनता है। जी जी। Question number 43 है जी, पैरा 4 है प्लस 0 है, had induced abortion 5 months ago and she is having on and off PV bleeding since then. She had evacuations by dye also and now presented with lower abdominal pain and fever. On ultrasound, hypoechoic lesion seen in the uterine cavity. What it could be?
5 months बैक उसका अबॉर्शन हुआ है और ऑन एंड ऑफ उसकी पीवी ब्लीडिंग है और इवैक्यूएशन हो चुकी है दाएं से, नाउ प्रेजेंटेड विद लोअर एब्डोमिनल पेन एंड फीवर भी है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे कोई क्लियर है तो व्हाट इट कुड बी, तो मोस्ट प्रोबेबल मेरा ख्याल है हम आरपीओसीज के बारे में सोचे रादर बाकी चीजों के बारे में सोचने के, ठीक है। तो आरपीओसीज होना चाहिए यहाँ पर बजाय फिटल बोन्स जी, के। आरक्यूसीज ही होना चाहिए इसके अंदर। तो ये 6 वीक्स है कि gestation which statement is true regarding नॉन वायबल प्रेगनेंसी। तो नॉन वायबल प्रेगनेंसी के लिए कौन सी स्टेटमेंट है जो हम कहेंगे कि ये ठीक है? सिक्स वीक्स के ऊपर अगर 2.5 सेंटीमीटर अगर 2 सेंटीमीटर तक साइज हो जाए और कार्डिक एक्टिविटी ना आए तो हम उसको नॉन वायबल ले कंसीडर सकते कर हैं। लेते यस हैं। यस, तो इसमें ए ऑप्शन होना चाहिए, बी ऑप्शन गलत है। ये 6 mm का सैक नहीं होता, वो 6 या 7 mm की CRL होती है, क्राउन रम्प लेंथ, ठीक है, जिसके अंदर फीटल कार्डिक एक्टिविटी नहीं होती। जी तो 2 to 3 mm का जो सैक होता है उसके अंदर फीटल पोल की बात होती है साथ में, उसमें फिर फीटल पोल नहीं होता। इज इट? जी जी, यहाँ पर इन्होंने लेकिन फीटर पोल के अलावा कार्डिक एक्टिविटी भी तो नहीं होती ना? कार्डिक एक्टिविटी हम डिसाइड करते हैं CRL के ऊपर, जिसमें क्राउन रम्प लेंथ जो है ना वो 6, ये ऑप्शन इसमें बी ही रहने दे, लेकिन इसको करेक्ट करना पड़ेगा, नहीं इसकी ऑप्शन 6 mm नहीं होगी, ये होगा 7 mm या फिर 6 mm का क्राउन रम्प लेंथ विद नो फीटल पोल फीटल कार्डिक एक्टिविटी, ठीक है। वो जो 2-3 mm है उसके अंदर कोई फीटल पोल नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर फीटल पोल है तो फिर आपने क्राउन रम्प लेंथ के ऊपर कार्डिक एक्टिविटी डिसाइड करनी है। समझ लगी? जी, वो जो EBM है जिसके अंदर EBM कह रही हूँ, ड्यू हर्ट्स, जिसके अंदर उन्होंने सारा ये क्राइटेरिया दिया हुआ है उसमें यही है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जी पैरा 3, abortion 0, came with foul smelling discharge, lower abdominal pain and continuous bleeding after induced abortion 5 days back, followed by ERPC. She is having fever and her TLC is raised. What is the most appropriate management after starting IV antibiotic? ठीक है, तो अब एक दफा आपने IV एंटीबायोटिक दे दिया तो उसके हम 48 आवर्स के बाद उसकी DNC कर सकते हैं। अच्छा, इसमें उन्होंने कोई RPSs बताए? पैरा 3 है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग आफ्टर इंड्यूस्ड अबॉर्शन 5 days बैक, followed by ARPC and she is having fever and TLC भी ज्यादा है। What is the most appropriate? को RPSs की तो बात ही नहीं, पहले आप अल्ट्रासाउंड करके अगर उस पे RPSs हैं तो हमने 48 आवर्स के बाद उसको उसकी DNC करनी है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर तो अल्ट्रासाउंड की ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, वरना फिर हम इसको कंजर्वेटिव ट्रीट करें कि हमने उसके अंदर वो है ही नहीं है POCs, तो फिर हमने क्यों करना है? आई थिंक इसमें ए ऑप्शन होनी चाहिए। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। Patient came at 10 weeks of gestation with ultrasound report showing missed abortion. What will you do immediately? Immediately हम क्या करेंगे जी? 10 weeks के ऊपर है, missed abortion है, तो हम उसकी expected management करेंगे। इसमें मैंने आपको पहले क्या बताया था कि अगर कोई gestation का difference आ रहा होगा तो फिर हमने surgical management opt करनी है, अदरवाइज हम लोग उसको सर्जिकल एक्सपेक्टेंट ऑफर कर सकते हैं। पेशेंट हैड एमेनोरिया ऑफ 5 weeks एंड केम विद द पीवी ब्लीडिंग, माइल्ड पीवी ब्लीडिंग, लोअर एब्डोमिनल पेन है, 5 into 5 सेंटीमीटर की राइट एंड एक्सल सिस्ट है, अल्ट्रासाउंड की देर इज एक्रोजेनिक फोकाई इन द यूट्राइन कैविटी, बीटा एसिडी इनिशियली 150 इंटरनेशनल यूनिट एंड आफ्टर 48 hours comes to be 5 international unit. मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है? हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी, कंप्लीट मिसकैरेज with ectopic pregnancy,
एंड फाइब्रॉइड विद एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या फिर इनकम्प्लीट मिसकैरेज विद एक्टोपिक प्रेगनेंसी? इनकम्प्लीट मिसकैरेज विद सिस्ट, क्योंकि बीटा HCG अब जो है ना बिल्कुल नियर अबाउट। नहीं, बीटा HCG 5 तक तो आ गया, तो ये कंप्लीट नहीं हो गया मिसकैरेज? नहीं, वो तो 5 तक आ गया, लेकिन एकोजेनिक फोकाई है ना कैविटी के अंदर, इसका मतलब है कि कोई ना कोई आरपीसीएस हो सकते हैं उसके अंदर। तो इसमें और तो कोई ऑप्शन बनती नहीं है ना हमारे पास सवाई इनकम्प्लीट मिसकैरेज विद सिस्ट के। ठीक है, सही। 5 सेंटीमीटर का 5 वीक्स के ऊपर हो नहीं सकता सैक, तो वो सिस्ट ही बनती है। पेशेंट डिलीवर्ड 3 days back by forceps after prolonged second stage of labor and she presented with complaint of rectal pain and swelling. तो ये खैर ये डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर एंटर हो गया, vaginal hematoma, ठीक है। और ग्रेविडा 4 para 0 abortion 3 with incomplete miscarriage at 9 weeks of gestation, and what will you do next? कि हम क्या करें जी इनकम्प्लीट मिसकैरेज के साइटोजेनेटिक एनालिसिस ऑफ आरपीओसीज या फिर पेरेंटल कैरियोटाइपिक, क्योंकि प्रीवियसली उसके 3 मिसकैरेजेस हो चुके हुए हैं, इसलिए इसकी कैरियोटाइपिंग जो है ना वो अब जरूरी है। ए तो सही इस वजह है, से हाँ साइटोजेनिक एनालिसिस ऑफ आरपीओसीज। ठीक, 50 है जी। पेशेंट केम विद माइल्ड लोअर एब्डोमिनल पेन फॉर 1 day, लेफ्ट एडिनेक्सल मास 2 centimeter विद नो कार्डिक एक्टिविटी और बीटा एचसीजी 1500 है, एंड शी हैड राइट सर्पिंजेक्टमी फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी 2 years बैक, व्हाट टू डू? अगेन ये वही तकरीबन सवाल बन जाता है जिसमें पहले उसके साल्पिंजेक्टमी हुई है और अब हमने उसको करना है तो हम उसको मीथोट्रेक्सेट देंगे। ठीक है, 35 years का पेशेंट है, प्रेजेंटेड विद कॉन्टिन्यूस पीवी ब्लीडिंग फॉर 1 year आफ्टर इवैक्यूएशन डन आफ्टर मोलर प्रेगनेंसी। हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर कोरियोकार्सिनोमा आ गया। देखा ना, ये कोरियोकार्सिनोमा का सिनेरियो है तो ये कैसे 1 साल बाद उन्होंने दिया है, और वो जो पीछे इन्वेसिव मोल का सिनेरियो था वो बिल्कुल 15 दिन के बाद उन्होंने दे दिया था। तो कोरियोकार्सिनोमा सालों बाद भी प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन जो इन्वेसिव मोल है वो जरा अर्ली प्रेगनेंसी प्रेजेंट करता है, और सेकंड वो मोलर प्रेगनेंसी के बाद ही होता है, और कोरियोकार्सिनोमा किसी के बाद भी हो सकता है। हिस्टोपैथोलॉजी पे कोरियो आ गया, मल्टीपल स्कैंटर्स हैं, 150 वैसे ही आ गया। 150 का मतलब ही सीधा क्या स्कोर हो जाता है, 4। ठीक है, और जो साल गुजर गया उसका भी स्कोर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, 4 महीने, फिर 6 से 7 महीने, 7 से 13 महीने, और फिर 13 से ज्यादा महीने। तो जो 13 महीने वाला था, 7 से 13 महीने के दरमियान था, वो उसका स्कोर बन रहा था 3 था या 2 था, किसी को याद है स्कोर क्या है इसकी? जरा स्कोरिंग करें। 4 month पे 0 स्कोर, हाँ 2 है, 3 तो स्कोर ही नहीं होता, 0, 1, 2 और 4 है। हाँ जी, आप बताएं 35 इयर्स की क्या स्कोरिंग होगी? 35 इयर्स की एज की 0, यस। और एंटीसीडेंट प्रेगनेंसी इसकी कौन सी है? मोलर, इसका क्या स्कोर होगा? 0। मंथ्स फ्रॉम इंडेक्स प्रेगनेंसी का क्या है स्कोर? 4 2। में 1 year हो गया है ना। हाँ 7 से 13 है ना, 7 से 13 मंथ्स, 7 से 13 मंथ्स इज इक्वल टू 2 स्कोर, 7 से 13 मंथ्स इज इक्वल टू 2 स्कोर। ठीक है, 13 मंथ से ज्यादा है, 13 मंथ्स जब हो जाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि 4 स्कोर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है जी? और किसका स्कोर है यहाँ पर? 150,000 का, 150,000 का क्या स्कोर है जी? 4 तो 4 2 6 हो गया, और 6 अभी तक 6 ही स्कोर बना, 4 और 2 और 6 बस। अच्छा, और क्या है जी? मल्टीपल स्कैंट्रीज है। मल्टीपल स्कैंट्रीज का मतलब क्या हो गया कि जी ये भी ज्यादा हो गया, तो सीधा सीधा ये अब इमाको पे आ जाता है। स्कैंट्रीज में नंबर ऑफ मेटास्टेसिस है, नंबर ऑफ मेटास्टेसिस और साइट्स ऑफ मेटास्टेसिस कहीं पर भी हो सकती हैं। 1 to 4 है तो 1 है, 5 to 8 है मेटास्टेसिस का नंबर तो 2 स्कोर है, मोर देन 8 है तो 4 स्कोर है। और लो रिस्क हम किसे कह रहे थे? जो 6 है स्कोर को लो रिस्क कह रहे हैं, 7 स्कोर को हम मल्टी एजेंट दे रहे हैं, हाई रिस्क कह रहे हैं।
ओके जी, नेक्स्ट है जी 52 है कि पेशेंट विद एमेनोरिया ऑफ 5 वीक्स कंसीव्ड विद आईयूसीडी, तो सबसे ज्यादा क्या उसको रिस्क है, मिसकैरेज का रिस्क है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद 5 वीक्स ऑफ एमेनोरिया, आईयूसीडी इन सीटू है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तो हमें रिमूव कर देनी चाहिए आईयूसीडी फौरन से पहले पहले। 12 हफ्ते तक हम रिमूव करेंगे, 12 हफ्ते के बाद हम रिमूव नहीं करेंगे। Patient presented at 12 weeks of gestation with PV bleeding along with vesicular clots and funnel height is equal to 16 centimeter and ultrasound showed complete mole. What is the most appropriate regarding complete mole? तो most appropriate genotype क्या होती है? complete mole में 46XX होती है, ठीक है। वो जो ट्रिपल होता है वो होता है partial mole में, ठीक है। तो इसकी most common genotype यही है 46XX। बाकी para 4 है press 0 had induced abortion 5 months ago and she is having on and off PV bleeding since then and she had evacuation by dye also and now presented with lower abdominal pain and fever, hypoechoic lesions है, ये हमने कर लिया सवाल पहले भी, ये रिपीट हुआ है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद एमेनोरिया आफ्टर इवैक्यूएशन क्यूरेटाइज फॉर एबॉर्शन, तो डायग्नोसिस क्या है जी, सीधा सीधा एशरमैन सिंड्रोम। Patient came at gynecology clinic for preconceptional counseling and she had 2 second trimester miscarriages around 17 and 18 weeks of gestation. Abortions were quick associated with painless expulsion. तो what investigations will you advise? हम उसको क्या एडवाइस करेंगे, प्रोलैक्टिन नहीं, साइटोजेनेटिक एनालिसिस नहीं, इसके अंदर वैसे तो ये सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बनती है, तो इसमें और कोई ऑप्शन सूट नहीं करती सवाए हिस्टेरोसल्पिंजियोग्राफी के। Scenario है जी threatened abortion का ऑस क्लोज है, माइल्ड पीवी ब्लीडिंग है, fetal heart rate पॉजिटिव है, तो मैनेजमेंट क्या होगी कि रेस्ट करे और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हम उसको देंगे। और patient had evacuation curettage 3 months back, now came with pain in abdomen and pelvis along with fever, 50 ml fluid है cul-de-sac में और अल्ट्रासाउंड। डायग्नोसिस क्या है जी इसमें, PID। Patient came at 9 weeks of gestation for termination. Medical treatment chosen with misoprostol. Success rate of first dose of misoprostol in 24 hours क्या है जी? हाँ जी, सक्सेस कितना होता है जी? हाँ। 95% में सही है मेरे ख्याल में इनके। ठीक है, ये जो ड्यू हर्ट्स है ना, इसका इसके अंदर 70 समथिंग से लेके 97% तक इसका लिखा हुआ है। ये मैं इसका जो है ना पिक शेयर करती हूँ इसके बाद, क्लास के बाद ना, इसके वहां से, ठीक है। Patient came at gynecology clinic for preconceptional counseling and she had painless expulsion, ये हमने कर लिया। इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, हिस्टेरोसल्पिंजियोग्राफी। पैरा 0, मैं ये भी इतनी कोई सूटेबल ऑप्शन नहीं बनती, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस थी ही यही। पैरा 0+1 came in clinic for ultrasound for follow-up visit of suction evacuation done for the molar pregnancy with no signs of malignancy and she is asymptomatic with no vaginal bleeding. How to monitor? सक्शन इवैक्यूएशन होगी या कोई मैलिग्नेंसी के साइन नहीं है, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है और कोई ब्लीडिंग भी नहीं है, तो हमने सिंपली उसका बीटा एचसीजी फॉलो करना है। पेशेंट हैड मोलर प्रेगनेंसी, सक्शन इवैक्यूएशन, beta HCG followed. Weekly beta HCG is declined, but it is found to be 7500 since last 3 weeks. ठीक है, तो हमने क्या 3 weeks से अगर 7500 रह रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ जी? प्लेच्यू पे आ गया ना बीटा एचसीजी। 3 प्लेच्यू का क्राइटेरिया पूरा हो रहा। 3 प्लेच्यू है, तो इसका मतलब ये हमने क्या पढ़ा, 2 राइजिंग हो, 3 प्लेच्यू हो,
या 4 हफ्ते के बाद भी 20,000 से ज्यादा हो बीटा HCG, या 6 महीने के बाद अभी भी बीटा HCG जो वो नॉर्मलाइज नहीं हुआ, तो ये चारों इंडिकेशंस हैं फॉर कीमोथेरेपी। और इन इंडिकेशंस के बेस पे हमने डिसाइड करना होता है कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी डिसाइड करने के बाद फिर हमने स्कोरिंग करनी होती है कि हमने सिंगल एजेंट देनी है या हमने मल्टी एजेंट देनी है। अगर हमारा स्कोर 6 बनता है तो हम सिंगल एजेंट देते हैं, और अगर हमारा स्कोर 7 बनता है तो फिर हम मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 64 है जी, पेशेंट हैड 6 weeks amenorrhea, she came with lower abdominal pain and distension. On examination her BP was 80/60 mm of mercury, pulse is 112 per minute, UPT positive, what is the most appropriate management? तो क्या है जी, lower abdominal pain भी है, उसकी distension भी है, ये तो वाइटली भी अनस्टेबल हो गया, तो सीधा सीधा go for laparotomy and self injectomy। ठीक है, रप्चर हो गई है क्वेबटा। प्रीवियस उसके 3 मिसकैरेजेस हैं, यानी कि रिकरेंट मिसकैरेज के साथ है, और अब वो 10 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे है, एंटीकार्डियोलेपिन एंटीबॉडी पॉजिटिव है उसका, और रिकरेंट भी हो गया, एंटीकार्डियोलेपिन लैब क्राइटेरिया भी पूरा हो गया। ऑल्दो कि इसमें उन्होंने 12 वीक्स अपार्ट का मेंशन नहीं किया, लेकिन इन दोनों को मिला के हम इसको लो मोलेकुलर वेट हेपारिन प्लस एस्पिरिन देंगे। सेंसिटिविटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड टू डिटेक्ट प्लेसेंटल एब्रप्शन कितनी है, बस इसको याद कर लें, 25%। 67 एक जी, 25-year-old woman is referred to antenatal clinic at 6 weeks of gestation with fetal cardiac activity positive, and she had history of recurrent first trimester miscarriages. She is found to have antiphospholipid antibodies on 2 occasions 12 weeks apart. What is the most appropriate management? Again वो चीज, और इसका हम ये दोनों चीजें ही देंगे। Sorry. 68 है जी, misoprostol used for the medical termination. What is the most favorable route of misoprostol with the earliest onset, fastest and longest duration of action? तो sublingual जो है वो सबसे fastest है। Priming gravida present in emergency department with dark brown PV discharge for 1 day and mild lower abdominal discomfort, and she is 7 weeks pregnant as per her LMP. Her TV scan shows the presence of a gestational sac and a yolk sac with fetal pole of 7.5 mm and no fetal heart activity. Which of the following treatment options are best for her? तो हमने क्या किया है कि जब भी हमने इस तरह से देखना है तो हमने उसको रीस्कैन करना है 1 मंथ पे। हालांकि यहाँ पर देखें 7.5 mm का है और कोई कार्डिक एक्टिविटी नहीं है, तो आइडियली तो ये हमारा बन गया कि ये मिस्ड ही है। फीटल पोल भी हमें मिल गया, उन्होंने इसकी क्राउन रम्प लेंथ दे दी कितनी mm की है, और कार्डिक एक्टिविटी नहीं दी, लेकिन हम फिर भी इसको रिपीट करेंगे। हर जगह पे आपने रिपीट जरूर करना है एक दफा। Patient with three recurrent miscarriage has been diagnosed to have incompetent cervix. And which of the following best describes incompetent cervix? तो उसमें क्या होता है कि पेनलेस ब्लीडिंग होती है, पेनलेस सर्वाइकल डायलेटेशन होती है सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 71 है कि जी 26 ईयर की पेशेंट है, पैरा जीरो अबॉर्शन, 5 है, केम फॉर द pre-conception counseling and she had all first trimester miscarriages and no cause identified after evacuation, and she is counseled with that without any treatment her chances having a live birth is 40 to 50% chances का है अभी भी। 72 क्या है जी, 8 weeks मेरा 5 mm ये abortion 5 है, ये abortion 5 है। 8 weeks pregnant lady came in emergency room with moderate PV bleeding and abortion and scan showing missed miscarriage. What is the most appropriate? 8 weeks के ऊपर है और moderate PV bleeding के साथ जब पहले भी आई थी तो हमने suction curettage ही किया था उसका। अगर ये moderate bleeding ना होती तो हम expectant management कर सकते थे, और अगर यहाँ पर difference of gestation होता तो हमने तब भी surgical management की थी। डॉक्टर तबस्सुम, आप डिफरेंस ऑफ गेस्टेशन यही कह रही हैं कि पेशेंट अगर हो 12 वीक्स पे है लेकिन उसकी गेस्टेशन 14 वीक्स की है तो फिर हमने सर्जिकल करनी है, ऐसे कह रही हैं? मैंने पीछे लेकर आया ना, मतलब पेशेंट आपके पास बाय LMP वो 12 वीक्स बन रही है, और उसका जो मिसकैरेज जो हुआ था वो उसका 6 हफ्ते पे या 8 हफ्ते पे हुआ है। ठीक है, जैसे पेशेंट्स हमारे पास लेट आते हैं ना, तो वो जो डिफरेंस है उसकी वजह से आपने उसको सर्जिकल चूज करना है।
ऐसा है, मतलब 4 वीक तक हम एक्सपेक्टेंट करते हैं ना, अगर उससे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो फिर तो हमने सर्जिकली चूज करना है। हाँ, सही। सर्जिकल चूज करना है बिल्कुल। A patient presented in severe APH with IUD on examination. Pulse is 120, BP is 90/60. She is extremely pale. On pelvic examination, she is 4 centimeter dilated. And how will you manage? अब उसमें हम क्या मैनेज करेंगे जी, स्टेबलाइज करेंगे, एमरजेंसी सेक्शन करेंगे। सीवियर एपीएच है, वो पास आईयूडी भी हो गया हुआ है और उसकी वो सारा कुछ भी डिरेंज है, पेशेंट शॉक में है, तो स्टेबलाइज करें और एमरजेंसी सेक्शन करें। A patient presented with severe abdominal pain with loss of fetal movements on examination. Abdomen is distended, fundal height is larger than gestational age. What other finding she will have? तो उसमें टेंडर एब्डोमेन हो सकता है, severe abdominal pain और loss of fetal movement, यानी कि वो बताना चाह रहे हैं कि जी ये है हमारे पास एब्रप्शन। तो ठीक, इसमें ज्यादा अच्छा होता है कि रिजिड और टेंस टेंडर एब्डोमेन होता ना, मतलब रिजिड एब्डोमेन भी होगा और टेंस टेंडर भी होगा, दोनों चीजें ही होंगी इसमें। अगर दोनों इकट्ठा आ जाए तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। ग्रेविडा प्रीवियस लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है, प्लेसेंटा प्रीविया है, अंडरपोस्ट सिजेरियन सेक्शन एंड शी हैज अ ब्लूइश मेम्ब्रेन बिटवीन यूट्रस एंड ब्लैडर। ये कुछ एपीएच के सवाल है, चलें कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ब्लूइश मेम्ब्रेन है बिटवीन यूट्रस एंड ब्लैडर एंड शी इज एट रिस्क ऑफ प्लेसेंटा पारक्रिएटा हो सकता है। जैसे miscarriage at 6 months back, evacuation from PV bleeding, since then now pain lower abdomen on ultrasound वही hypoechoic area है, तो इसका मतलब है कि ये RPOCs है। Which of the following is most likely cause of miscarriage? तो most likely cause of miscarriage is APLA. Woman underwent laparotomy, salpingectomy, histopathology के ऊपर minimal residual है। Now cost effective investigation क्या है कि हम उसका UPT कर ले 7 days में। Gravida 3 para 2 है, previous 2 now 23 weeks of gestation, 2 centimeter dilated है, तो हम उसको spontaneously छोड़ सकते हैं। 23 weeks पे हम उसको सेक्शन तो नहीं करेंगे ना, hysterectomy भी नहीं करेंगे। Gravida 3 para 2 previous 2 IUD 21 weeks, again वही 2 centimeter dilated है, तो हम उसको spontaneous के लिए छोड़ देंगे। Our patient underwent suction and evacuation after molar pregnancy, on histopathology complete mole and बीटा HCG जो है वो 90,000 है, ये बेसिकली 90,000 है, 940 नहीं है यहाँ पर। व्हाट इज द फर्दर मैनेजमेंट, ये वही सवाल है कि हम इसको फॉलो करेंगे। हिस्टोपैथोलॉजी भी क्या कंप्लीट मोल ही है। डॉक्टर तबस्सुम, अगर इसके अंदर 90 ये इतना ही है जितना ये लिखा हुआ है, तो फिर उसके अंदर भी हमने फॉलो अप करना है क्या? हाँ, फॉलो ही करेंगे ना। अभी मैंने आपको क्या बताया, 2, 3, 4 वाला, तो उसमें ना कि 4 हफ्ते अगर वीकली देखते रहेंगे, अगर कम हो रहा है तो ठीक है, नहीं कम होगा देखिए ना, नेक्स्ट वीक 1 हफ्ते के बाद आपने करवा लिया, अगर वो बढ़ रहा होगा तो सीधा सीधा इंडिकेशन बन जाएगी, और अगर वो सेम रहेगा तो फिर 2 हफ्ते और कराएंगे, और अगर वो कम हो रहा है लेकिन 4 हफ्ते के बाद भी 20,000 से ज्यादा ही है, तब भी हम उसको देंगे, और अगर 6 महीने के बाद भी वो कम होने के बावजूद नॉर्मलाइज नहीं हुआ तो हम देंगे, लेकिन एक रीडिंग के ऊपर नहीं डिसाइड कर सकते थे। एटलीस्ट 1 वीक का पार्ट एक रीडिंग हमारे पास और होनी चाहिए। Patient came with molar pregnancy, complete uterus, life for days, bilateral fecal uterine cyst and beta HCG 20,000 international unit है। The most appropriate treatment क्या है? Suction evacuation। क्योंकि ऐसी कोई इंडिकेशन हमने नहीं पढ़ी कि एट 1 रीडिंग इतना बीटा HCG हो तो हमने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कीमो पे जाना है, ऐसा हमने कोई इंडिकेशन नहीं पढ़ी। A patient came to you with gestational amenorrhea of 8 weeks and scan report showing irregular gestational sac of 20 mm with no fetal pole। देखा ना, ये 20 mm का gestational sac, इसमें fetal pole की बात है, और जब पोल की बात हो जाए तो फिर आपने उसकी CRL लेनी है और उसके अंदर कार्डियक एक्टिविटी देखनी है, ठीक है। तो सैक और इन सबको मिक्सअप नहीं करना, वो जो सवाल था उसमें मिक्सिंग हुई थी इस सब बातों की, लेकिन हमने फिर भी क्या करना है, हमने स्कैन ही करना है रिपीट 7